टैक्स ईयर 2023 का जो रिटर्न का फॉर्म है एफबीआर ने ऑनलाइन पोर्टल अपनी वेबसाइट के ऊपर आईरेस के ऊपर उसको अपडेट कर दिया है। उसमें कुछ मेजर चेंजिंग्स आई हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। प्रॉपर्टी की रिपोर्टिंग हम पहले जिस तरह कर रहे थे मैनुअल, उस तरीके से नहीं होगी। अब कुछ एक फॉर्म है उसको हमने फिल करना है जिसमें कुछ डिज़ायर इंफॉर्मेशन है वो हम लिखेंगे। कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ पे हमने लिखना है और कहाँ पे हमने नहीं लिखना हमने। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो 7E के हवाले से बेसिकली कुछ चेंजिंग्स हैं। 7E के ऊपर पिछले 2 माह से हम डिफरेंट लेक्चर्स देख रहे हैं। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, तो हमने उसको, मेरी कोशिश रही है कि आपको अपडेट किया जाए। तो अब जो एफबीआर का रिटर्न का फॉर्म है उसके अंदर भी 7E के हवाले से कुछ चेंजिंग्स आ गई हैं। तो रिटर्न फॉर्म फाइल करने के लिए हम उसको देख लेते हैं क्या चेंजिंग्स हैं। आईरेस आपने ओपन करना है, फाइल रिटर्न पे क्लिक करें, 23 को सिलेक्ट करें जो कि 23 जुलाई 22 से जून 23 तक है, उसको क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आईरेस का जो फॉर्म है पहले पिछले साल डिफरेंट था, अब इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ इन्होंने जो कलर है वो चेंज किया है। कोई इसमें एडिशन डिलीशन नहीं हुई, बस एक फॉर्म जो है वो उसको ऐड किया गया है, वो भी हम देख लेते हैं। तो इससे पहले क्या होता था कि सारी इंफॉर्मेशन पर्सनल वेल्थ और एसेट में हम जाते थे। तो यहाँ पे इन्होंने, आप देखें तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आ रही है ना, इनके आगे कोई प्लस का निशान नहीं आ रहा। जैसे आप यहाँ पे देखें तो बिजनेस कैपिटल है, यहाँ पे प्लस का निशान, हम लिखते हैं बिजनेस, सबमिट करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। इससे पहले पिछले साल में प्रॉपर्टीज के जो टैब है उनके आगे भी प्लस का साइन आता था और हम उसको क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है वो मेंशन करते थे, वैल्यू लिखते थे और रिटर्न में उसको ऐड कर लेते थे। अब ये नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे आएगी? आपने क्या करना है कि टैक्स चार्जेबल पेमेंट के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे, हालांकि ये प्रॉपर्टी एसेट है, कैपिटल एसेट है, यहाँ पे टैक्स चार्जेबल और पेमेंट के टैब में इस ऑप्शन को नहीं होना चाहिए। बहरहाल उनकी मर्जी है, उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो कैपिटल एसेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैपिटल एसेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने 7E की कुछ रिक्वायरमेंट रख दी है। 7E बेसिकली एक सेक्शन था, वो ये कहता है कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है 25 मिलियन से ऊपर निकलती है तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू का 1% देना है, कॉस्ट का नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू का। फॉर एग्जांपल, आज से 5 साल पहले आपने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 30 मिलियन की परचेज की और आज उसकी वैल्यू अगर 50 मिलियन है तो आपने 50 मिलियन के ऊपर टैक्स देना है, ये रूल था। प्लस उसमें कुछ एग्जम्पशंस भी थी। एग्जम्पशंस क्या थी कि अगर प्रॉपर्टीज की टोटल वैल्यू 25 मिलियन से कम है तो फिर तो आपके ऊपर ये टैक्स रेट या ये जो सेक्शन अप्लाई नहीं होता। तो हम आज के इस टॉपिक के अंदर 25 मिलियन से कम की जो प्रॉपर्टी है उसको स्टडी करेंगे। इसके बाद एक मैं लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू को कैसे लिखना है, जो कि 25 मिलियन से ऊपर होगा और जिसके ऊपर हमने टैक्स भी देना है। तो इस वजह से अगर हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे तो लेक्चर लंबा होगा। आज के इस टॉपिक का जो स्कोप है वो यही है कि हम 25 मिलियन से कम जो प्रॉपर्टी है वो ऐड करना सीखेंगे जिसके ऊपर टैक्स भी नहीं होगा। बहरहाल वापस फिर उसी चीज़ पे आते हैं कि 7E की कुछ एग्जम्पशंस भी हैं कि 25 मिलियन से कम प्रॉपर्टी है तो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर आप एक ऐसा जो घर है उसमें रह रहे हैं तो वो भी उस सेक्शन से निकल जाएगा। उसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है वो भी निकल जाएगी। उसके अलावा कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो भी निकल जाएगा। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो शोहदा के हिस्से में आती हैं, उनको मिलती हैं, उसके ऊपर भी जो टैक्स रेट है वो अप्लाई नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं कि आपने 5 मिलियन का एक एसेट परचेज किया है, प्रॉपर्टी परचेज की है और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। 7E पे जब आप टैक्स चार्जेबल के टैब में जब आप आए तो आपने कैपिटल एसेट 7E के ऊपर क्लिक कर देना है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आप आए, यहाँ पे क्लिक करें तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इससे पहले हम मैनुअल इन्फॉर्मेशन लिखते थे, अब हम मैनुअल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मेजरमेंट है। तो फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं जी एक कनाल है, उसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस है, तो लेट्स से हम ज्यूम करते हैं कि आप लाहौर का लिखते हैं, जो भी एक्चुअल एड्रेस होगा आप लिखेंगे। तहसील टाउन है, इसको भी आप लाहौर सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे आप नेशनल टाउन लाहौर, नेशनल टाउन हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है वेदर एक्सक्लूडेड सब अंडर सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 ऑफ 7E। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा अपना प्लाट है, रेजिडेंशियल हम ले रहे हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 25 मिलियन से कम है। तो ये क्या है, ये एग्जम्प्ट है। यस, आप यस का बटन यस क्लिक कर दें। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो रीज़न पूछेगा। तो जो मैंने अभी आपको 5-6 रीज़न बताई हैं, 7-8, वो ये वही रीज़न है। सबसे पहले क्या है कि 1 कैपिटल एसेट ओन्ड बाय टैक्स पेयर, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस, यहाँ पे आप बिजनेस जो कर रहे हैं और आपका बिजनेस भी ATL में आ रहा है तो
इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सेल्फ ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर कोई परफॉर्म कर रहे हैं, कैपिटल एसेट जो शोहदा को मिलते हैं वो वाला पॉइंट है। कैपिटल एसेट एलोकेटेड टू अ पर्सन और डिपेंडेंट ऑन द पर्सन हु डाई, कोई सर्विसेज के दरमियान जो आर्म फोर्सेज हैं उनके वो अगर कोई फेडरल या प्रोविजनल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको अगर मिलता है उनके डिपेंडेंट को, तो वो भी निकल जाएगा। कैपिटल एसेट अलॉटेड टू वार, ये भी आर्म फोर्सेज वाला आ गया। कैपिटल एसेट टू एक्स सर्विसमैन, ये भी आर्म फोर्सेज का है। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम टैक्सेस, अगर विद इन 1 ईयर आपने पे भी कर दिया है और परचेज भी किया, प्रॉपर्टी सेल भी कर दी है, तो वो अप्लाई नहीं होगा। ये अगला पॉइंट है जो 236K वाला। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय प्रोविजन, जो गवर्नमेंट के एसेट है वो भी निकल जाएगा। तो हमारे रेलिवेंट जो आम पर्सन से रेलिवेंट चीज़ें हैं वो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 या 3 है जो मैंने आपको शुरू में बताई हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि ये जो किसी भी आप अपने घर में रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, या आप रेंट पे रह रहे हैं, आपने प्लॉट लिया है, तो ना तो वो आप वहाँ पे रह रहे हैं ना वो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो आपने एक इन्वेस्टमेंट की है। तो आप ये लिख दें कि एनी अदर्स रीज़न, ये लिखने के बाद आप मेंशन कर दें कि आपने एक प्लॉट है वो परचेज किया है, प्लॉट परचेज विद वैल्यू ऑफ लेस देन विद वैल्यू ऑफ लेस देन 25 मिलियन। ठीक है, ये आप स्पेसिफिक लिख दें ताकि बाद में कोई इन्फॉर्मेशन देख के कोई वहाँ पे ऑफिसर बैठा है, कोई चेक करने वाला बैठा है, तो आपको नोटिस भेज के वो आपको नहीं कहेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन दें, आपको खुद ही नज़र उनको आ जाएगा कि आपने ये लिखा हुआ है। उसके बाद है कि ये प्लॉट है कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो आप इसको नो पे क्लिक करें, सबमिट का बटन प्रेस करें, और हम ये कहते हैं 5 मिलियन की ये इसकी वैल्यू है प्लॉट की, वो आप 5 मिलियन यहाँ पे लिख दें। जैसे आप 5 मिलियन लिखेंगे कैलकुलेट पे प्रेस करें और इसको दोबारा देख भी लें। ये डिलीट के साथ वाले जो ऑप्शन है जहाँ पे एक छोटी सी आई का निशान आ रहा है, इसको क्लिक करें तो सारी डिटेल आपके सामने इस तरीके से ये समरी आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा आप जाएंगे वेल्थ के अंदर, तो अब आप वहाँ पे देखेंगे तो ये एसेट वहाँ पे आ चुका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्म को कनेक्ट करने के लिए एक 7E का नया फॉर्म इंसर्ट किया गया है। अगर हमने कुछ प्रॉपर्टी लिखनी है तो 7E के फॉर्म को फिल करेंगे, जो कि ऑटो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स कैसे पे करना है, किस तरीके से वैल्यू जनरेट करनी है। अगर कि आपके 7E का जो सेक्शन है आपके ऊपर अप्लाई होता है और 25 मिलियन से ज़्यादा आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो है, तो वो अगले लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। बहरहाल इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि नया टैब आया है, आप रेजिडेंशियल या कोई भी प्रॉपर्टी पहले की तरह नॉर्मल वे में एंटर नहीं कर सकते, 7E के फॉर्म के थ्रू आपने यहाँ पे आना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने दोनों वैल्यूज़ क्यों लिख दी सेम, फेयर मार्केट वैल्यू और डिक्लेयर्ड वैल्यू, क्योंकि हमारे ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि हमें कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू सेम लिखनी चाहिए। हालांकि हम देख भी सकते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन हमने चूंकि टैक्स ही पे नहीं करना तो हमारे लिए तो सेम चीज़ें हैं। तो इस वजह से बजाय आप जाके चीज़ें देखें ढूंढें, आप कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू लिख लें, आपके ऊपर 7E का सेक्शन जो है वो अप्लाई ही नहीं होना। तो अगर 25 मिलियन से ऊपर होगी, जैसे कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमने फेयर मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है और कैसे लिखना है। तो इस लेक्चर के अंदर हमारा स्कोप सिर्फ लिमिटेड है कि हम 25 मिलियन से कम की जो रिपोर्टिंग है वो कर रहे हैं, तो इस वजह से कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू आपने सेम लिख देनी है। इन शॉर्ट हम अगर इसको कंक्लूड करें तो वो यही है कि बाकी सारी चीज़ें आरएस की सेम है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी की रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन के लिए 7E का जो फॉर्म है वो इंसर्ट किया गया है। हालांकि इनको नीचे लिखना चाहिए था, बहरहाल पता नहीं इन्होंने क्यों यहाँ पे लिखा है। इसके ऊपर मैं इनको ईमेल करूंगा कि भाई ये इसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, ये टैक्स के आप एक तरफ लिख रहे हैं कैपिटल एसेट और इसको ऐड कर रहे हैं टैक्स चार्जेबल में, तो टैक्स तो कभी भी कैपिटल नहीं होता। तो या तो इसकी हेडिंग चेंज कर दें या इसको कहीं नए ऑप्शन पे ले जाएं, हो सकता है इन फ्यूचर इसको वो ठीक भी कर लें। बहरहाल हम अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे, जो फॉर्म के ऊपर हमने डिस्कशन की है कि एक प्लॉट है वो हमने परचेज किया, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू सेम लिखें और आपकी जो रिटर्न है 116 का जो फॉर्म है वहाँ पे इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगी। एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है कि अगर आपने कुछ चेंजिंग करनी होगी तो आपने यहाँ पे चेंज नहीं करनी, आपने उस फॉर्म में जाके चेंज करनी है, डिलीट करना है, अपडेट करना है तो इस फॉर्म में करना है, मेन फॉर्म में नहीं करना, ताकि दोनों चीज़ें आपकी मैच रहें। ये ना हो कि आपका एक फॉर्म डिफरेंट कह रहा है और दूसरा फॉर्म डिफरेंट है। तो जहाँ से इनपुट आ रहा है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो रही है, उसी फॉर्म को चेंज करना है, यानी कि 7E का जो फॉर्म है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू प्लस या माइनस करनी है, चेंज करनी है, अपडेट करनी है तो इस फॉर्म से आपने करनी है। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।